आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे। पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि कोई चीज स्टेबल कब होती है, स्टेबिलिटी कब अचीव होती है, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, मिनिमम। जब वो मिनिमम एनर्जी, अब मान लो एटम्स है, एटम्स के बीच में कौन सा इंटरेक्शन हो रहा होगा, एटम्स के बीच में ड्यू टू देयर मास इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो जो भी इंटरेक्शन होगा वो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन होगा, और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो हम किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। अब मान लो दो एटम्स हैं, क्या है, दो एटम्स हैं, दो एटम्स हैं, ये काफी पहले दूर रखे हुए हैं, ये काफी दूर रखे हुए पहले, तो धीरे धीरे करके पास आते हैं, है ना, और एक दूसरे पे ओवरलैप करना चालू कर देते हैं। बट आफ्टर सम डिस्टेंस अगर इससे ज्यादा ओवरलैप करे, है ना, तो क्या होगा, कोइंसाइड नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़नी चालू हो जाएगी। मतलब एक मिनिमम एनर्जी आएगी जिसपे जिसपे क्या होगा, मतलब देखो एक एनर्जी की बात तो मतलब बहुत ज्यादा पास हम ला ही नहीं सकते, ओवरलैप तो कर ही नहीं पाओगे। मतलब थिंग इज कि एक मिनिमम एनर्जी है जिसमें ये क्या हो गए हैं, इनके बीच बॉन्ड लाइन बन गया है। द थिंग इज अब तुम इसको खींचोगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी, और पास लाओगे तो इसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एटम चाहेगा उसी कॉन्फ़िगरेशन पे रहना। मैं इसके लिए एक सिमुलेशन है उसको दिखा देता हूँ 2 मिनट के लिए, समझने की कोशिश करना। ये जो ग्राफ है किसके बीच में बना हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एंड डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। अब ये दो एटम्स हैं, अगर मैं एटम्स को दूर कर रहा हूँ तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो इस छोटे वाले सर्कल को देखना, अगर मैं इसको दूर कर रहा हूँ तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे मैं इसको पास करने जाऊंगा एनर्जी घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, और एक ऐसी एनर्जी आएगी, देखो सबसे मिनिमम एनर्जी आ गई, ये मिनिमम एनर्जी का स्टेट आ गया। ये वो एनर्जी है जिसपे बॉन्ड लेंथ बना होगा, मतलब बॉन्ड बन गया होगा दोनों के बीच में। अगर मैं इससे ज्यादा पास करूंगा इसको तो तब भी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। भाई ये एनर्जी है, ये डॉट है ना, ये एनर्जी है, ये ग्राफ है कि ये दिखा रहा है कि जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, और डिस्टेंस ज्यादा एक लेवल के बाद ज्यादा घटा तब भी एनर्जी बढ़ रही है। तो एक ही स्टेट है, जैसे तुम देखो इसको दूर कर रहा हूं मैं तो एनर्जी बढ़ी हुई है ना, कांस्टेंट है ऑलमोस्ट, पर मिनिमम तो नहीं है। पर जैसे जैसे इसको पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, पास ला रहा हूँ, एक मिनिमम स्टेट आ गया। फिर वापस मिनिमम है क्या, ओमेगा? हाँ मिनिमम पे है क्या, ओमेगा है वो, ये बॉन्ड लेंथ है ना। अब जैसे ही मैं इसको और घटाऊंगा तो ये बढ़ जाएगी। थिंग इज कि एक पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। मैं ज्यादा पास करूंगा तब भी एनर्जी बढ़ जाएगी, और फिर उस पोजीशन हिलाने की कोशिश करूंगा, चाहे मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँ चाहे पास लाने की कोशिश करूँ, एनर्जी बढ़ती है। और जब भी एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम अनस्टेबल होगा, आया समझ। तो एक मिनिमम एनर्जी होती है जिसमें सारी बॉडी क्या होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। अगर मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, अच्छा देखो समझने की कोशिश करना। एक होती है डिफॉर्मिंग फोर्स, ये सिमुलेशन समझ आ गई तो मैं टॉपिक पे आ जाता हूँ। ये काफी अच्छी सिमुलेशन है, पहले मैं ऐसे बोर्ड पे करके समझाता था। हाँ जाने दो कोई दिक्कत नहीं। चलो ये समझ आ गया। तो एक बात समझने की ना, हम जो पढ़ेंगे ना प्लास्टिसिटी, उससे पहले समझने की कोशिश करो कि ना कोई भी सिस्टम है, मान लो एक सिस्टम है, चैप्टर में ये है कि जैसे मान लो इलास्टिसिटी के बारे में कि कोई भी बॉडी को मैं डिफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ तो वो उस शेप को रिगेन करने की कोशिश करेगा। जैसे रबड़ है, रबड़ को खींचोगे तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आता है। कौन आ सकता है, कितना आ सकता है, ये सब पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। इवन ये चीज बहुत जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है कि तुम देखोगे ओवर द टाइम तुम देखोगे ब्रिजेस बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं, उनपे एक वेट लोड आता है, तो हर एक चीज एक्सटेंड होती है, तो पता ना हो हर एक चीज एक्सटेंड होती है। इवन तुम्हारी वॉल भी होगी ना, घर की वॉल भी है, वो भी टेम्परेचर से एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है, पता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपेंड होगी, और टेम्परेचर घटेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसे तुम्हें शायद पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो रॉक्स जो होते हैं ना, रॉक्स की अल्टरेशन इसी वजह से होती है। हाँ हाँ, अब समझो इस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, समझने की कोशिश करो, है ना। अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस रहेगा तो एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम। अगर मैं इन पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊं, डिफॉर्मिंग फोर्स, अच्छा डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स इज दैट फोर्स
विच डिफॉर्म्स द बॉडी। बॉडी की शेप को क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो डिफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। अब ये डिफॉर्मिंग है, क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है जो बॉडी को डिफॉर्म करने की फोर्स। अच्छा, इसको एक्सटर्नल फोर्स भी बोल सकते हो क्योंकि मैं इसको अलग से लगा रहा हूँ, बाहर से लगा रहा हूँ, है ना। बेटा सूडो फोर्स क्या है पता भी है? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं है। डिफॉर्मिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो बॉडी की शेप को डिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है। अच्छा एक बात बताओ कि क्या बॉडी अपनी शेप को डिफॉर्म होने देगा इतने आराम से? नहीं होने देगा। तो होगा क्या कि ना, ये इंटरनली एक फोर्स डेवलप करेगा। बहुत जरूरी है भाई ये, क्योंकि अभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा स्ट्रेस, और प्रेशर और स्ट्रेस का फॉर्मूला सेम है पर डिफरेंस है दोनों के अंदर। अब सुनो, ये कौन सी फोर्स है तुम्हारे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है। इसके बदले में इसने एक इंटरनल फोर्स को डेवलप करा ताकि क्या मैं ये बॉडी क्यों नहीं डिफॉर्म होना चाहती, क्योंकि इस स्टेट पे इसकी एनर्जी क्या मिनिमम। अगर इसको स्पेस बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, जो कोई भी बॉडी नहीं चाहती, क्योंकि एवरी बॉडी टेंड्स टू ऑक्यूपाई दैट पोजीशन इन विच इट इज स्टेबल। ठीक है, तो इसने इंटरनल फोर्स लगाया। ये कौन सी फोर्स है और क्यों लगाया? ताकि ये डिफॉर्मेशन को रोक सके। अगर सेम चीज मैं अपोजिट तरीके से करूं, अपोजिट इन द सेंस, ये फोर्स कौन सी है, ये इलोंगेटेड फोर्स है, समझ रहे हो? आया समझ? मतलब खींच रहा है ये, एक्शन रिएक्शन तो है ना, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है भाई, ये एक्शन रिएक्शन। देखो अगर ऐसा होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर तो है ही नहीं, पहली बात ये समझने की कोशिश करो। एक्शन रिएक्शन पेयर तो अपोजिट बॉडीज पे काम करते हैं, ये एक्शन भी सेम बॉडी पे हो रहा है, रिएक्शन भी सेम बॉडी के अंदर हो रहा है, तो एक्शन रिएक्शन पेयर तो नहीं होंगे। अरे खींच रहा हूं ना, ठीक है। एक हुई कंप्रेसिव फोर्स जिसमें मैं प्रेस करने की कोशिश करूंगा, है ना। अब सेम चीज समझो, अब समझने की कोशिश करो कि अगर मैं इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स इधर की साइड लगाता हूं, तो ये इंटरनली कहां पर फोर्स डेवलप करेगा, इसको बैलेंस आउट करने के लिए, या फिर ताकि अपनी पोजीशन पे रहे, इसको हम दबाने की कोशिश करें तो वापस अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, तो इंटरनल ऐसे डेवलप करेगा। आया समझ? ठीक है, तो समझने की कोशिश करना कि ड्यू टू डिफॉर्मिंग फोर्स ये अपने अंदर एक इंटरनल फोर्स डेवलप कर रहा है। आगे समझ कि जब भी मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा हूं एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इस इंटरनल फोर्स पर सारा चीज डिपेंड करती है। जो बॉडी अच्छा खासा इंटरनल फोर्स डेवलप कर लेती है वो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है, और जो नहीं कर पाती वो रिगेन, फॉर एग्जाम्पल रबर है, रबर को अगर एक्सटेंड करोगे, अच्छा सब कुछ एक पर्टिकुलर एक्सटेंड तक होता है, कोई बॉडी अपनी मतलब तुम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दो तो कोई बॉडी अपने शेप को रिगेन नहीं कर पाएगी, है ना। पर सबकी एक लिमिट है जिसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक वो अपनी शेप को रिगेन कर पा रहा है, कोई भी इलास्टिक बॉडी, ठीक है। अब कोई चीज होती है परफेक्टली प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी वो होगी जो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाती। अच्छा रिगेन कब करेगी? जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा। आया समझ में? एग्जांपल इलास्टिक बॉडी का तो रबर ले लो, है ना। अच्छा एक और चीज है, अच्छा प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल ले लो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पीओपी, उसको तुम, वो तो टूट जाएगा, वो तो कुछ भी रिगेन नहीं कर पाता। बोर्ड में भी थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होती है, मेटल भी इलास्टिक होता है, मेटल भी इलास्टिक होता है भाई, है ना। इवन तुम एक आटे का डो होता है ना, डो मतलब समझ रहे हो, आटे की लोई, उसको भी खींचो थोड़ा बहुत इलास्टिक होता है, वो रिगेन करने की कोशिश करता है। ये चीज समझ आया? अब समझने की कोशिश करना, रोटेशन में तुमने पढ़ा रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी की मैंने डेफिनेशन क्या थी? रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होता, है ना। मान लो एक आयरन की रॉड ले लो, है ना, ये वुडन ले लो, है ना। इसको मैं रिजिड बॉडी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहता है ना। ये थियोरेटिकली बोल रहे हैं। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें दो पार्टिकल के बीच डिस्टेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जैसे सॉलिड हो गया, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स, तो शेप और साइज क्या होता है? चेंज नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, थियोरेटिकली तो है कि रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसमें मैं कोई फोर्स लगाऊं तो अपनी शेप और साइज को चेंज नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकली ऐसा होगा, तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे तो शेप और साइज चेंज। अगर एक ब्रिज बना रहे होते हैं, सब कुछ ब्रिज बना रहे होते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, ये नहीं देखते सिर्फ कि उस पर कितना टन ऑफ फोर्स आएगा, है ना, कितनी गाड़ी चल सकती है, वो ये भी देखते हैं कि टाइम के साथ, टाइम मतलब उस पर गाड़ी चल रही है तो एक्सपैंड इलोंगेट ये सब
होता रहेगा। तो इन सब सारे पैरामीटर्स को रख के ही सारी चीजों को बनाया जाता है। आया समझ? हालांकि बिहार में इस चीज को ध्यान नहीं देते। तो देखो अब इलास्टिसिटी सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, साइज, शेप व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। जैसे मैं अप्लाई फोर्स को रिमूव करूंगा, जो प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की, वो अपनी शेप को रिगेन कर पाए या साइज को रिगेन कर पाए, कब? जब मैं अप्लाइड फोर्स को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं, है ना? अप टू इट इलास्टिक लिमिट is known as elasticity and the deformation caused is known as elastic deformation। ठीक है, जब एग्जाम में आएगा ना तुम लोगों को ये डेफिनेशन लिखेंगे। एक और डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन क्या है? द टेंडेंसी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स शेप, साइज बाय बॉडी। इलास्टिसिटी क्या है? कि कोई भी किसी बॉडी का टेंडेंसी, किस चीज की टेंडेंसी? अपने शेप या साइज को चेंज ना होने देना, उसको क्या बोलते हैं? वो तो मोशन की वजह से है, मोशन को रेजिस्ट करती है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो। तो मेरे सामने एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बताओ एक स्टील एक रबड़ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? एक स्टील है, एक रबड़ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है? सामने लिखा हुआ है ना। हाँ मतलब लग क्या रहा है, रबड़, पर स्टील ज्यादा इलास्टिक होता है। पता क्यों? क्योंकि तुम अगर स्टील पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ इक्वल लेवल की, और रबड़ पे भी इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ, तो रबड़ अपने शेप को रिगेन, मतलब इसकी शेप जल्दी चेंज हो जाएगी। वो उसकी ज्यादा टेंडेंसी नहीं है रेजिस्ट करना, पर एक स्टील को बहुत मुश्किल होता है, उसकी ज्यादा टेंडेंसी है ना। तो अगर मैं सेकंड डेफिनेशन देखूं, उसके अकॉर्डिंग ज्यादा टेंडेंसी किसकी है? स्टील की। क्या करना? अपोज करना डिफॉर्मिंग। तो इलास्टिसिटी ज्यादा किसकी है? स्टील की। स्टील हैज मोर इलास्टिसिटी देन रबड़ ऑन अप्लाइंग इक्वल डिफॉर्मिंग फोर्स ऑन बोथ डिफॉर्मेशन ऑन स्टील इज लेस equal deforming force on both deformation on steel is less than in rubber, so steel is more elastic than rubber। Plasticity क्या है? If we apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape or they get permanently deformed। सिंपल है। इलास्टिसिटी का अपोजिट है। इलास्टिसिटी में क्या है? वो अपनी शेप और साइज को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है, उसमें डज नॉट लगा दो, वो प्लास्टिसिटी हो जाएगी। हाँ क्ले भी हो सकता है, पर क्ले में भी थोड़े बहुत होते टेंडेंसी। जैसे मैं एग्जांपल दूं तो उसका पुट्टी प्लास्टिक हो गया, बैकलाइट हो गया। अब सुनो, नेक्स्ट आ जाओ, सुनो। और मैं ये भी बोल सकता हूँ, अब देखो, आउट ऑफ द फ्लोरिंग द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल इज, बताओ। यहाँ पर एग्जांपल देख लो, प्योर प्लास्टिक के मटेरियल के एग्जांपल है, ये याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर है, ऑप्शन में है। तो प्लास्टिक कौन सा हो गया? आयरन तो इलास्टिक होगा, है ना। वुडन में थोड़ा बहुत होता है इलास्टिक, रबड़ तो होता ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। अब देखो, जैसे ये मॉडल है तुम्हारे एनसीईआरटी का ही मॉडल है ना। इससे पहले मैं चीज समझा चुका हूँ। इस मॉडल में देखो, ये स्प्रिंग बॉल सिस्टम से समझा रखा होता है कि द थिंग इज कि पूरा सिस्टम है एक, अगर मैं इसमें कहीं से ये फोर्स लगाऊंगा, मान लो इसमें इधर की साइड फोर्स लगाता हूं मैं, ये स्प्रिंग बॉल मॉडल है, ये पूरा स्प्रिंग लगा पड़ा है यहाँ पर। हाँ, अब स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होती है? जैसे इसको इधर खींचोगे, ये वाला स्प्रिंग इसको किधर खींचेगा? वापस खींचेगा। तुम इसको नीचे कुछ ना कुछ करोगे, ये किधर खींचने की कोशिश करेगा? ऊपर। क्योंकि इस स्टेट में क्या है, इसकी मिनिमम एनर्जी, तो इस स्टेट को बनाए रखने की कोशिश करेगा, ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। आया समझ? ठीक है। ऐसे ही इंटरेक्शन होता है किसके बीच में? मॉलिक्यूल्स के बीच में। मॉलिक्यूल्स के को भी ऐसे ही मान सकते हो कि कुछ इसी तरीके से वो अरेंज होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स को असल में है क्या? मैं किसी चीज को खींच रहा हूँ, मान लो ये पूरा सिस्टम है, मान लो एक रॉड ही है ना, एक रॉड है आयरन की। तो एक आयरन की रॉड में बहुत सारे एटम्स होंगे, वो एटम्स पर्टिकुलर शेप में या पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज होंगे। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन ही है। अब मैं आयरन रॉड को खींच रहा हूँ, तो क्या है? एटम इस तरीके से अरेंज है। तो ये मान लो 2 आयरन के एटम्स है, मैंने इसको इधर खींचा, तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस टाइम उसके पास क्या है? मिनिमम एनर्जी। आया समझ? द थिंग इज कि किसी भी बॉडी के अंदर एटम्स किस तरीके से अरेंज है और किस तरीके से एटम्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको क्या कर रहा है? ये शो कर रहा है। आया समझ? और ये ज्यादा आसान था, क्योंकि स्प्रिंग और बॉल तुम्हें समझ आता है कि स्प्रिंग को खींचोगे तो अपनी शेप को क्या करेगा? रिगेन करेगा। स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तब भी क्या करेगा? और तुम्हें पता होगा नेचुरल लेंथ, उसकी बताया था ना, नेचुरल लेंथ जिसमें वो रहना चाहता है,
उससे ज्यादा एलोंगेट करोगे, कंप्रेस करोगे तो वो फोर्स डेवलप करता है। कितना फोर्स होता है? माइनस के इंटू एक्स। पता था ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स इज एलोंगेशन और कंप्रेशन, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। पता है ना? ठीक है, आगे इतना नहीं जानना। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? इंटरनल फोर्स। ठीक है, और ये इंटरनल फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इलास्टिसिटी के लिए, किसी बॉडी की। आया समझ? ये तो मैं अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ समझने के लिए कि चैप्टर में होने क्या वाला है। न्यूमेरिकल्स, अरे भाई रुक जाओ, वहां तक तुम समझने की कोशिश करो इलास्टिसिटी किसी बॉडी में आ क्यों रही है, वो समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत इजी होते हैं ये, मैक्सिमम 2 से 3 क्लास लगेगा चैप्टर, बहुत टफ चैप्टर नहीं है ये। अब देखो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है देखो स्ट्रेस में फोर्स अपॉन में एरिया है। स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया। और प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन में। अब सुनो, स्ट्रेस जो होता है, जब भी तुम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो अपनी शेप को क्या करने की कोशिश करता है? रिगेन करने की कोशिश करता है। अब द थिंग इज कि स्ट्रेस क्या होता है? जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुई, ये फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं है, डिफॉर्मिंग फोर्स के रिस्पॉन्स में जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुई है अपॉन में एरिया, ये डिफरेंस है प्रेशर। अब जैसे मैंने इस पर रिस्टोरिंग फोर्स लगाया, मतलब एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, या फिर अब इसके बदले में इसने क्या लगाया? इंटरनल फोर्स है, या फिर इसको बोल सकते हैं, अभी क्या बताया मैंने, ये एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि दोनों सेम बॉडी पे काम कर रहे हैं। इक्वल इक्वल होंगे तो डिफॉर्मिंग ही होगा, उतना इंटरनल आए। अगर इंटरनल उतना ही आ जाता तब तो डिफॉर्मिंग ही होगा ना। हाँ हाँ, अच्छा देखो यही चीज है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है? जो एक्चुअल शेप और साइज को क्या कर ले? रिगेन कर ले, जिस कॉन्फ़िगरेशन में पहले था एग्जैक्टली उस पे आ जाए। पर सारी बॉडी ऐसी नहीं होती, बहुत ही रेयर बॉडी होती है जो परफेक्टली क्या हो। तुम यार अपनी एक वो आती थी ना अप्सरा की रेजर, उसको ही बार बार खींचते रहो, खींचते खींचते थोड़ा सा खींची जाएगा, वो थोड़े क्रैक आ जाएंगे उसके अंदर। समझ रहे हो? कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब कि ओरिजिनल शेप पे आ जाए। समझ रहे हो? सर तो एफ इंटरनल बेसिकली ये तो ऑब्जेक्टिवल वर्च्यूज है जो उसके ऑलरेडी है, इसका कोई इंटरनल फोर्स जब भी लगेगा जब एक डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, अपने आप में नहीं लग जाएगा। अच्छा एक बात समझना, तुम्हारे जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होंगे। 99% केस में ऐसा ही होगा जब तुम सॉल्व कर रहे होगे। जो तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स होगी उसको क्या लोगे? इंटरनल फोर्स। अब समझने की कोशिश करो प्रेशर क्या होता है। देखो ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब समझने की कोशिश करना, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है? फोर्स अपॉन में एरिया, और जो प्रेशर है वो भी सेम है, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां पर जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, इंटरनल या फिर रिस्टोरिंग है, और जो यहां पर फोर्स है वो एक्सटर्नल है या फिर। समझने की कोशिश करो, तो मैं एक चीज समझा देता हूँ। वैसे तो तुम लोग तुम्हारे अकॉर्डिंग सीबीएसई अकॉर्डिंग दोनों ही क्वांटिटी स्केलर है, पर एक्चुअली ये टेंसर क्वांटिटीज है। हाँ, टेंसर टेंसर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन है पर डिफाइंड डायरेक्शन नहीं होती। हाँ बताया था भाई। और क्योंकि टेंसर है ना, तो इसका जो सम होता है वो एल्जेब्रिक सम ही होता है। जैसे स्केलर्स का होता है ना, मतलब 2 + 2 4, वैसा इसका सम होता है। डायरेक्शन इसके डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे समझने की कोशिश कर, नहीं नहीं समझने की कोशिश कर। मान ले ये एक रॉड है, ठीक है, अब इसमें एटम्स इस तरीके से अरेंज होंगे। जब तो इन पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएगा, है ना, जिस तूने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया,
तो सिर्फ समझने की कोशिश करिए, सीधा होना है कि ऊपर वाला हिलेगा, नीचे वाला भी हिलेगा। तो हर एक इसमें जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रही होगी वो जरूरी नहीं है कि सारी एग्जैक्ट ऐसी ही हो, कुछ ऐसे भी जा रही होगी, कुछ थोड़ी नीचे भी जा रही होगी, क्योंकि जब इसका डिफॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो इंटरनल फोर्स भी सीधा हॉरिजॉन्टली डेवलप हो वो भी जरूरी। तो इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो रही है उसकी कोई डायरेक्शन आया समझ? तुम इतना मत समझो, छोड़ो, तुम बस इतना याद रखो दोनों स्केलर है, ठीक है। दोनों की यूनिट क्या है? फोर्स यूनिट क्या होती है और एरिया की यूनिट क्या होती है, और इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। When a body is subjected to a deforming force, the restoring force developed per unit area is known as stress, है ना। ऐसे यूनिट बता दिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। डायमेंशंस कैसे निकालोगे? सिंपल है, फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? स्ट्रेस जो है ना दो टाइप के पढ़ोगे, समझने की कोशिश करना। स्ट्रेस तुम दो टाइप के पढ़ोगे, एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो एरिया के परपेंडिकुलर लगता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा एक होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो एरिया क्या लगता है? परपेंडिकुलर, मतलब क्रॉस, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसके लगेगा परपेंडिकुलर। अब इसमें भी दो टाइप है, इसके अंदर भी दो है। हाँ, एक है टेंसाइल जिसको खींचेगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूड के दो एग्जांपल है, एक है टेंसाइल जो खींचने वाला है और एक है कंप्रेसिव जो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के कितने एग्जांपल है? दो, है ना। एक ये है जिस अगर तुम खींचोगे, अगर तुम खींचोगे तो थोड़ा सा ही क्या हो जाएगा? इलोंगेट हो जाएगा, आया समझ? तो ये क्या हुआ? थोड़ी सी इसकी लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई है, आया समझ? ये समझो, अरे बस समझने की कोशिश करो। ये इसका x इनिशियल है और ये इसका x जो चेंज इन, हाँ वॉल्यूम सेम रहेगा, ये कॉन्सेप्ट है। चाहे मैं ओरिजिनल लिखूं चाहे फाइनल लिखूं, डेल्टा x क्या होगा? x फाइनल माइनस, देखो अगर मैं किसी चीज को खींचता हूं तो उसकी लेंथ बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाता है। ये a फाइनल होगा, ये तुम्हारा a इनिशियल होगा। चीज क्या सेम रहेगी? ना लेंथ सेम रहा है ना एरिया सेम रहा है, वॉल्यूम सेम रहेगा। और वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो वॉल्यूम इनिशियल जो है वो क्या होगा? ए इनिशियल एक्स इनिशियल, और वॉल्यूम फाइनल क्या होगा? ए फाइनल, और कॉन्सेप्ट है कि वॉल्यूम इनिशियल इक्वल टू वॉल्यूम। ये जो ये किसका एग्जांपल है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का एग्जांपल है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वो स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस आप समझो, ये कौन सी है? टेंसाइल, और एक होगा कंप्रेसिव। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? लॉन्गिट्यूडनल के। एग्जांपल ये टाइप है, सॉरी। अच्छा, इसको मैं कैसे कंप्रेस करूंगा, है ना। अब क्या होगा? ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, और अच्छा कंप्रेस होगा तो इसका एरिया क्या होगा? थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें क्या करने की कोशिश कर रहे हैं हम? इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स डेवलप, सॉरी इंटरनल फोर्स जो डेवलप होगा वो इधर की साइड होगा, और इसमें जो डेवलप होगा वो इधर की साइड होगा। समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगाया था इस पे? इधर की साइड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ आ गया, है ना। तो इसमें भी स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स अपॉन में एरिया। इसमें भी स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स। स्ट्रेस सेम ही है, फोर्स अपॉन में एरिया ही होगा, पर ये स्ट्रेस कौन सा है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेस होता है? जिसमें जो फोर्स लगे वो क्रॉस सेक्शन के क्या लगे? परपेंडिकुलर। एक फोर्स ऐसा होगा जिसमें क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगाऊंगा, आया समझ? अब तुम्हारे जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसके दो टाइप हो गए, एक हो गया टेंसाइल, दूसरा हो गया कंप्रेसिव। टेंसाइल में मैं खींचूंगा, कंप्रेसिव में मैं दबाऊंगा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, स्ट्रेस समझ आ गया?